एक पत्नी ने ऐसी गलती कर दी दोस्तों जिसकी भरपाई शायद वह अपने पूरे जीवन में कर नहीं पाएगी। पत्नी रात के समय 3 बजे जगती है और जग करके रसोई में जाकर वहां से एक सब्जी काटने वाले चाकू को लेकर आती है और अपने पति के प्राइवेट पार्ट को जड़ से उड़ा देती है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, इससे भी दोस्तों उसका मन नहीं भरता है, तो यहाँ पर अब एक हत्या और होती है। क्या हुआ था, पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इन वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि घर गृहस्थी के अंदर आखिर हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है मध्य प्रदेश के भिंड जिले के अंदर मालपुर थाना क्षेत्र पड़ता है। मालपुर थाना क्षेत्र के अंदर वार्ड नंबर 14 में सुरेंद्र गुज्जर नाम का एक शख्स अपने घर के कमरों को किराए पर दिया करता था। अब दोस्तों उसके घर में किराए पर नीचे वाले कमरे में जगन्नाथ बहोल अपनी पत्नी उषा और 27 दिन के हुए हाल ही के बेटे के साथ रहा करते हैं। अब 1 नवंबर की बात होती है, शाम का समय था। 1 नवंबर को पति पत्नी में लड़ाई हो रही थी। सुरेंद्र गुज्जर देखता है कि भाई लड़ाई हो रही है इनकी, तो वो नीचे उतरता है। नीचे आकर के इन पति पत्नी के बीच में सुलह करवा देता है और कहता है कि यहाँ पर और लोग भी रहते हैं, तुम यहाँ पर इस तरह से लड़ोगे तो और लोगों की नींद खराब हो जाएगी। इनके बीच में सुलह करवाने के बाद वह वापस अपने ऊपर घर पर चला जाता है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, 3 बजते हैं। सुबह के 3 बजे जो इस घर में रहने वाला जिसका नाम था जगन्नाथ, वह चीखता हुआ चिल्लाता हुआ कमरे से बाहर निकलता है। उसकी चीख पुकार सुन करके सभी लोग जग जाते हैं और जो वो गुज्जर था वो भी नीचे आ जाता है। देखता है कि भाई जगन्नाथ चीख रहा है और इसका प्राइवेट पार्ट कटा हुआ है, खून से लथपथ है। तो यहाँ पर दोस्तों वह अंदर जाकर देखते हैं तो जगन्नाथ की जो पत्नी होती है उषा, उसके हाथ में चाकू था, वह भी खून से सना हुआ था। और फिर यह जो आस पड़ोस के घर वाले और जो गुज्जर होता जिसके घर में एक किराए पर रहा करते थे, इस जगन्नाथ को उठा करके हॉस्पिटल ले जाते हैं। और जब देखा जाता है गौर से तो जगन्नाथ का एक छोटा सा 27 दिन का बेटा वह भी फर्श पर मृत पड़ा हुआ था। उसको भी हॉस्पिटल ले जाया जाता है, पुलिस को बुलाया जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर जब ट्रीटमेंट देखते हैं उनकी नाड़ी नब्ज, तो वह बेटा था 27 दिन का, वह तो मर चुका था। और जगन्नाथ की हालत बहुत ज़्यादा, कंडीशन जो थी वो बहुत ख़राब थी। उसका इलाज यहाँ पर चालू किया जाता है और पुलिस अब यहाँ पर आ जाती है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, आस पड़ोस के लोग बता देते हैं कि इसकी पत्नी ने यह कांड किया है। तो उसकी पत्नी उषा को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उससे पूछताछ करती है। दरअसल दोस्तों उषा जिसका नाम होता है उषा, जो कि 23 साल की है और उसने लव मैरिज की थी जगन्नाथ से। जगन्नाथ जो कि 26 साल का है। उषा रहने वाली शिवपुरी जिले के खनिया धाना गांव की रहने वाली है और जगन्नाथ जो कि पीछे से ललितपुर कैलागवारी के महबुआ खेरा गांव का रहने वाला है। अब ये यहाँ पर जानकारी आप लोगों को मिल चुकी है। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, 1 साल पहले उषा बताती है कि वह अपने गांव में रहा करती और वह 1 साल पहले देखती है कि उनके पड़ोस में यह जगन्नाथ नाम का लड़का आया हुआ है अपनी रिश्तेदारी में। और वहां आकर के जो जगन्नाथ होता है रिश्तेदारी में ठहरा हुआ था 2-3 दिन के लिए, और वह देखता है कि जो उषा का घर है वह थोड़ी दूरी पर है। और उषा जब पानी भरने के लिए जाती तो जगन्नाथ जो होता है वह उसके पीछे पीछे चला जाता और उसको देखता बड़ी ही सुंदर थी और फिर उससे ख्यालों में प्यार करने लगता है। अभी उसकी कहने की हिम्मत हो नहीं रही थी, फिर भी वह उसके पीछे पीछे घूमता, चुपचाप उससे बात करने की कोशिश करता। और एक दिन कुएं पर जब यह उषा पानी भर रही थी, पीछे से जगन्नाथ पहुंच जाता है और वहां जाकर पानी पीने लगता है कि मुझे पानी पिला दो। वह कुएं में से खींचकर इसको पानी पिला रही थी। तभी जगन्नाथ उसके चेहरे की तरफ देखकर कहता है कि एक बात बताऊं आपको। उषा कहती है बताइए जी। जगन्नाथ कहता है मैं यहाँ पर पिछले 5 दिन से रह रहा हूँ और 5 दिन से मैं तुम्हें देखता हूँ तो बस मेरी आंखों में तुम बस गई हो। रात को सपने में भी तुम्हारा चेहरा नजर आता है और जब तक मैं तुम्हें सुबह उठकर देख ना लूँ तब तक खाना भी मुझे नहीं पाता है। तुम इतनी मेरे दिल में बस चुकी हो। यह बात सुन करके
किसी और लड़की को तो एकदम से गुस्सा हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर उषा जो कि उसको खुद भी देखा करती थी और जगन्नाथ भी देखने में सुंदर था, अब उषा उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा जाती है और कहती है कि ये जो मटका रखा हुआ है इसको उठवा दो, बस बात ज़्यादा मत बनाओ। अब जो जगन्नाथ होता है उसके मटके को उठवा करके उसके सर पर रख देता है और उसके पीछे पीछे चलने लगता है और बहुत सारी बात ऐसी कहने लगता है कि तुम्हें भगवान ने खूबसूरती से इतना बनाया है, फुर्सत में बैठकर बनाया होगा, तभी जाकर तुम्हारा बदन और तुम्हारा मन इतना खूबसूरत है, इतना सुंदर है, तुम बात कितनी मीठी करती हो। अब जो लड़की होती है उषा ये कहती है कि तुम तो बस ऐसी मस्के लगा रहे हो, लेकिन जगन्नाथ कहता है नहीं नहीं मैं मस्के नहीं लगा रहा, सच में ही तुम्हारी बातें बहुत प्यारी हैं और अब तक तो तुम्हारा तन बदन देखा था मैंने, वो बहुत सुंदर था, लेकिन आज मैंने तुम्हारी बातें सुनी तो तुम्हारी बातों ने भी मुझे मोह लिया है और अब तो बस तुम्हारे अलावा मैं किसी को देख भी नहीं सकता, इतनी तुम मेरे मन पर छाप छोड़ चुकी हो। इस तरह की बातें करते करते वो अपने घर आ जाते हैं। उषा अपने घर में चली जाती है मटका लेकर के और यह जो जगन्नाथ है यह अपने रिश्तेदार के घर पर चला जाता है। अब इंतजार करता है कि दोबारा दूसरे दिन उषा कब पानी भरने के लिए जाएगी और कब मैं उसके साथ साथ वहाँ पर जाऊँगा। दूसरा दिन होता है, फिर से वह उषा के पीछे पीछे पानी भरवाने के लिए कुएं के पास तक चला जाता है। फिर से मीठी मीठी बातें होती हैं और अब उषा को लगता है कि यह लड़का अच्छा है, क्यों ना इससे मेल मिला लिया जाए, और उसके बाद वह भी उससे प्यार प्यार से बातें करने लगती है। और अब तो बातें इतनी बढ़ जाती हैं कि जगन्नाथ कहता है कि क्या तुम मुझे रोज़ ऐसे ही घुमाओगे अपने पीछे कुएँ तक, तुम मुझे अपना फ़ोन नंबर क्यों नहीं देते दी हो। तो उसके बाद उषा कहती है कि ठीक है जी, मैं तुम्हें फ़ोन नंबर दे देती हूँ। फ़ोन नंबर आदान प्रदान हो जाते हैं और अब जो जगन्नाथ होता है वह शाम होने का इंतज़ार करता है। शाम को रात हो जाती है, 10 बज जाते हैं, तो वह एकदम से उषा के फ़ोन पर घंटी बजा देता है। उषा भी फ़ोन को देख करके ऊपर छत पर चली जाती है और वहाँ जा कर के अब उससे बातचीत करने लगती है। दोनों बातों ही बातों में 1 घंटा कब गुजर जाता है दोनों की बातों में पता भी नहीं चलता है दोस्तों। और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसमें खाने लगते हैं। उषा कहती है कि मेरे घर वाले तो मेरी शादी करने के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, पर अभी उनको कोई लड़का मिला नहीं है। वैसे तुम मेरे बापू के दामाद बहुत अच्छे लगोगे अगर हो जाएगी हमारी तुम्हारी कोई बात ऐसी। तो यहाँ पर जो जगन्नाथ होता है वह हंस जाता है, कहता है कि तुम भी मेरी माँ को बहुत सुंदर बहू लगोगी अगर तुम मेरे घर में बहू बनकर आती हो तो। इस तरह की बेवकूफ़ी भरी बातें इन दोनों के बीच में चलती रहती हैं और अब यह दोनों आपस में बात ऐसी कर लेते हैं कि हमको एक बार मिलना चाहिए, यानी कि टेस्ट ड्राइव लेने की तैयारी यहाँ पर हो रही थी। उषा कहती है कि हाँ मिल लेते हैं, मुझे कल कॉलेज जाना है अपनी मार्कशीट लेने के लिए और मैं बाज़ार जाऊंगी शहर में और तुम भी आ जाना, वहाँ पर देखते हैं बात करते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरा दिन होता है, उषा बाज़ार जाती है यानी कि शहर जाती है कॉलेज अपनी मार्कशीट लेने के लिए, वहाँ से मार्कशीट निकलवा लेती है और इधर यह जगन्नाथ भी उसके साथ था। अब यह वहाँ पर गोलगप्पे खाते हैं और उसके बाद खूब इन्जॉयमेंट करते हैं, इधर उधर घूमते हैं और फिर अंत में वो घड़ी आ जाती है जब यहाँ पर दोनों का मिलन होना था। यह एक ओयो होटल देखते हैं, वहीं पर ये गोलगप्पे खा रहे थे। तभी जो जगन्नाथ होता है उंगली से इशारा करता है उषा की तरफ, देख रही है वो क्या है। उषा जानती थी, पढ़ी लिखी थी, वह कहती है कि हाँ ये ओयो होटल है, मेरी बहुत सारी सहेलियों ने इसकी यात्रा की है। अब उसके बाद जो जगन्नाथ होता है वह कहता है कि क्यों ना हम आज इसकी यात्रा हम कर बैठें। अब उषा मुस्कुरा जाती है क्योंकि उसके मन में सब कुछ था। अब उसके बाद जगन्नाथ उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि चलो मेरे साथ, और होटल में जा कर के वहाँ पर रूम किराए पर ले लेते हैं। और फिर दोस्तों रूम के अंदर वही होता है जो एक प्रेमी प्रेमिका करते हैं। 1-2 घंटे करने के बाद बाहर निकलते हैं और उषा बड़ी खुश थी, पहली बार किसी पुरुष से उसका मेल मिलाप हुआ था। और जो जगन्नाथ था वह भी बड़ा खुश था। उसके बाद दोनों गांव आ जाते हैं। गांव से पहले ही वो अपना अपना रास्ता अलग कर लेते हैं जिससे कि किसी को शक ना हो कि ये दोनों लोग कहाँ से आ रहे हैं। और गाँव में आने के बाद अब इस तरह का मामला इनके बीच में चलने लगता है। और अब तो रात को भी जब समय मिलता तो उषा अपने घर के पिछवाड़े उसको बुला लिया करती और वहाँ पर कर्मकांड कर बैठा करते। अब तो दोस्तों इनका प्यार परवान पूरी तरह से चढ़ चुका था। दोनों एक दूसरे के साथ जीने और मरने की कसमें खाने लगे थे कि अब हम जिएंगे तो एक साथ, मरेंगे तो एक साथ, और अब हम शादी भी करेंगे बहुत जल्दी। और उषा तुम अपने घर वालों से बात करो। अब तो उषा उसकी बातों में आ जाती है और अपने बाबा से बात करने लगती है। बाबा उसका जब सुनता है ये कहानी, सबसे पहले तो अपनी बेटी को धमकाता है, तुझे शर्म नहीं आई, लाज नहीं आई, तू दूसरे पुरुष के साथ घूमती है, उससे बातचीत करती है। उसके बाद माँ समझाती है कि अरे कोई
कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों पिता बहुत नाराज़ था और बिल्कुल दो टूक मना कर देता है कि हम उस लफंगे के साथ तेरी शादी नहीं करेंगे, जिसका कोई नहीं लगता, जो नज़र बचाकर तुझसे मिलता है छुप छुप करके, और कल को किसी और लड़की से प्यार करने लगे इसी तरह से, फिर तू क्या करेगी। लेकिन उषा को तो लग रहा था नहीं नहीं, वो मेरे लिए बना है और मैं उसके लिए बनी हूँ, ऐसा नहीं हो सकता बापू, मेरी शादी करवा दो। लेकिन बापू ने बिल्कुल दो टूक मना कर दिया। अब उसने अपने प्रेमी के पास फ़ोन किया तो उसका प्रेमी जगन्नाथ कहता है कि मैंने अपने घर वालों से बात कर ली है, वो राज़ी हैं। पहले तो यह कह रहे थे कि हम तुम्हारी शादी करेंगे धूमधाम से, लेकिन फिर भी तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो तुम कर लो शादी, अब हम क्या करें जब तुम्हारी मर्जी है तो। लेकिन दूसरी तरफ से उषा कहती है कि मेरे घर वालों ने बिल्कुल दो टूक मना कर दिया है, अब क्या करेंगे जगन्नाथ। अब तो दोस्तों जगन्नाथ कहता है क्या करेंगे, यहाँ तो मैं रहना थोड़ी ही है, चलो भागकर शादी कर लेते हैं और मेरे घर पर रहेंगे, मेरे घर वाले तो मंजूरी दे चुके हैं ना। अब उषा उसकी बातों में आ जाती है और फिर एक दिन यह सामान पैक करके उषा रात के अंधेरे में सुबह तकरीबन 2:30-3 बजे के आसपास घर से चुपके से निकल जाती है। और इधर यह जगन्नाथ भी निकल जाता है और यह जा कर के मंदिर में शादी कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज में कर लेते हैं, जा कर के डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया सारी हो जाती है। और उसके बाद जो उषा होती है वह अपने पति जगन्नाथ के घर पर चली जाती है। वहाँ पर जगन्नाथ के घर वाले देखते हैं कि चलो ठीक है, लड़के ने शादी कर लिया तो अब ये रहेगा कहाँ, यहीं पर रहेगा। अब वहाँ पर ये दोनों रहने लगते हैं। दोस्तों तकरीबन 1 साल गुजर चुका था। रहते रहते इधर उषा का जो पीहर था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। उसके पिता ने कह दिया था कि हमारी अब बेटी नहीं है उषा। उसकी माँ ज़रूर रोया करती कि बेटी को बुला लो, अब शादी तो उसकी हो ही गई है। लेकिन पिता बिल्कुल मना कर दिया करता कि जो बेटी अपने माँ बाप की बात ना माने, माँ बाप की मर्ज़ी के खिलाफ़ चले, तो उसको माँ बाप की मर्ज़ी के खिलाफ़ दूर ही रहना चाहिए। उसको अपने घर में दोबारा मत बुलाओ, हमारी नाक कटवा कर गई है, घर से भाग कर उसने शादी की है। इस तरह से यहाँ पर माहौल चल रहा था और 1 साल गुजर जाता है। अब दोस्तों 1 साल गुजर जाता है तो जगन्नाथ जो होता है उसके अंदर भुनभुने निकलने लगते हैं। अब उसका मन इस उषा से भर चुका था। इनको एक बेटा पैदा हुआ था जो कि अभी 10-12 दिन का था बस। और जब बेटा पैदा हो जाता है उषा को लगता है कि भाई अब तो ज़िंदगी बन गई। लेकिन जो उसका पति था वह घंटों घंटों किसी तीसरे पोर्टल पर बात करने लगता है, यानी कि तीसरी जो लड़की होती है दूसरी उसके ऊपर बात करने लगता है। अब जो उषा होती है पहले तो यह देखती है कि शायद वैसे ही कुछ किसी से बात कर रहा होगा, यार दोस्त है। लेकिन जब लंबी बात चलती है तो उषा समझ जाती है कि इतनी लंबी बात तो यह मुझसे भी किया करता था, यानी कि इसकी ज़िंदगी में शायद कोई दूसरी लड़की फिर से आ गई है। छुप करके वह सुनती है तो उसका जो शक था वह यकीन में, उनका जो शक था वह पूरा पक्का उतर जाता है कि हाँ ये लड़की से ही बात करता है। और एकदम से इसके पास चली जाती है और कहती है तुम फिर दूसरी लड़की से बात करने लगे, जैसे मुझसे बात किया करते थे, अब क्या तुम मुझे छोड़कर जाओगे, उसको लाओगे यहाँ पर स्वतंत्र बना करके। जगन्नाथ इस बात पर गुस्सा कर जाता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें तो बड़ा शक होता, वो मेरी वैसे ही दोस्त है, उससे बात कर लिया करता हूँ। उषा कहती है दोस्त अगर कोई लड़की है तो उससे क्या तुम 2-2 घंटे बात करोगे। तो इस बात पर इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है। अब जो उषा होती है वह अपने मन में विचार करती है कि भाई किस तरह से इस आफत से बचा जाए। अब उषा सोचती है कि ये दिन भर घर पर रहता है, माँ बाप के टुकड़ों पर पलता है, कमाता नहीं धमाता है नहीं, थोड़ा बहुत खेतों पर चला जाया करता है, इससे क्या कौन सा हमारा गुजारा होने वाला है। बच्चा भी पैदा हो गया, बेटा, इसका भी भविष्य बनाना है। और अगर मैं इसको यहाँ से दूर ले जाती हूँ या नौकरी पेशे में लग जाता है तो यह शायद इस लड़की को भूल जाएगा और अपने काम में बिजी हो जाएगा। तो उषा अपने पति को मनाने लगती है कि चलो हम भिंड चलते हैं, भिंड जिले में, और वहाँ पर रहेंगे और वहीं पर नौकरी करेंगे और फिर हमारी ज़िंदगी आगे अच्छी कटेगी। अब जो जगन्नाथ होता है वह हमें भर देता है, ठीक है चलो घूमने का मौका मिल रहा है। और उसके बाद ये भिंड आ जाते हैं और भिंड आकर के ये सुरेंद्र गुज्जर के यहाँ पर एक कमरा किराए पर लेते हैं, नीचे वाला, और उस कमरे में दोनों पति पत्नी रहने लगते हैं। वहीं पर इनका बच्चा था। अब जो उषा थी वह उसको नौकरी के लिए भेजती है तो उसको एक छोटी सी नौकरी मिल भी जाती है, नौकरी जाने लगता है। लेकिन दोस्तों शाम को आने के बाद वह अब भी उस लड़की से, जो दूसरी लड़की थी, उससे बात करने लगता है। बाहर निकल जाया करता गली में, काफ़ी देर तक फ़ोन पर बातचीत किया करता। उषा को बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है कि जिस आफत से निकालने के लिए इसको यहाँ पर लेकर आई थी, ये अभी भी उसी आफत के पीछे पड़ा हुआ है। और फिर यहाँ पर क्या होता है, 1 नवंबर को, तब तक उनका बेटा 27 दिन का हो चुका था। 1 नवंबर को उषा अपने पति से झगड़ा करती है कि तुम तो यहाँ पर भी नहीं रुक रहे, मैं इसीलिए तो लेकर आई थी कि अपना काम धंधे में तुम्हारा दिमाग लग जाएगा, अपने बीवी बच्चों की तरफ सोचोगे, लेकिन तुम तो अभी भी फ्लर्ट कर रहे हो।
अब जो इस बात को लेकर के दोस्तों इन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है, और जब इन झगड़े का शोर सुन करके आस पड़ोस के लोग परेशान होते हैं, तो जो मकान मालिक होता है सुरेंद्र गुर्जर, इनके पास आता है और इनको धमकाता है कि देखो यहाँ पर और भी लोग हैं, तुम ही नहीं हो, इतना झगड़ा क्यों कर रहे हो, चुप हो जाओ। तो उस समय तो ये चुप हो जाते हैं, और उसके बाद होती है सुनसान रात। और दोस्तों रात में जो पत्नी होती है वह बिल्कुल गले तक भर चुकी थी। एक ऐसा डिसीजन अब वह ले बैठती है जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद होने वाली थी। साथ में वह रसोई में जाती है और वह सोचती है कि यह मेरा ना हो सका तो मैं इसे किसी और का भी नहीं होने दूंगी। जिस के बलबूते पर यह प्रेम प्रसंग रचाता है, प्राइवेट पार्ट के बलबूते पर, उसी को मैं जड़ से ख़त्म तो कर दूंगी, फिर देखती हूँ ये क्या करता है इससे आगे। तो उसके बाद दोस्तों ऊषा जो होती है वह अपनी रसोई में जाती है, एक सब्जी काटने वाला चाकू लेकर आती है और सोते हुए पति के प्राइवेट पार्ट को जड़ से काट देती है, और उसके बाद उस पार्ट को लेकर के नाली में फेंक देती है। जो लेटरिंग होती है उसमें फ्लश कर देती है एक तरह से, यानी कि वह वापस भी ना जुड़ सके। और अब दोस्तों यहाँ पर ये जो क्या नाम है इसका, जगन्नाथ जोर जोर से चिल्लाता है, बाहर दौड़ता है, खून से लहूलुहान। आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं, इसको देखते हैं कंडीशन ख़राब है, तो इसके कमरे में जाते हैं। वहाँ जाकर देखते हैं इसकी पत्नी के हाथ में चाकू है, तो यह पुलिस को बुलाने लगते हैं। इतने में जो इसकी पत्नी होती है वह सोचती है कि अब पुलिस आ जाएगी और अब मेरा बेटा जो 27 दिन का है ये किसके सहारे रहेगा, तो अपने बेटे को भी एकदम से फर्श पर देकर मार देती है। उसके रोने की आवाज़ भी नहीं आती है, तो लोगों को पता चलता है धड़ाम से कोई चीज़ गिरती है। फिर इसके कमरे की तरफ भागते हैं तो ये अपने बेटे को भी खा चुकी थी। अब तो पुलिस आती है, देखती है बेटा फर्श पर पड़ा हुआ है, पति की हालत गंभीर है, इसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। बेटे की तो वहाँ पर मृत्यु हो जाती है और पति का इलाज चल रहा था, लेकिन डॉक्टर का कहना ये था कि अब इसका प्राइवेट पार्ट होता तो उसको जोड़ देते, लेकिन अब तो यह बिना प्राइवेट पार्ट के ही जीवन गुजारेगा, जान तो इसकी बच जाएगी। उसके बाद दोस्तों उस औरत को अरेस्ट किया जाता है और उसको अरेस्ट करके उससे ये भी पूछा जाता है कि तुम्हें कोई अपने ऊपर कोई ग्लानि है, तुमने ये कांड किया है। महिला कहती है मुझे अपने पति के ऊपर कोई ग्लानि नहीं है, लेकिन मुझे अपने बेटे के ऊपर, जो मेरा बेटा मर गया उसका दुख है मुझे बहुत। मैंने ये बहुत गलत कदम उठा लिया जो उसमें आकर के वो अपने मामा चाचा ताऊ अपने घर परिवार में रहकर बड़ा हो जाता, लेकिन अब उसको मैं जान से मार चुकी हूँ, उसका दुख है मुझे। उसके बाद दोस्तों इस औरत को जेल में डाल दिया जाता है, और जो जगन्नाथ था, जो मतलब पूरा लंगोट घुमाने के चक्कर में था कि किसी को भी ना छोड़ूं, मेरी इतनी गर्लफ्रेंड हो जाए और मज़े से रहूं, अब वो आराम से रहेगा, क्योंकि अब वह किसी से शादी भी नहीं कर सकता है। उसकी जो जड़ थी वो तो ख़त्म हो गई, जिसके बलबूते पर वह काम कर सकता था। ना ही वह किसी से प्यार के वादे करता, क्योंकि उसको पता है कि कुछ होना जाना ही नहीं है, तो क्या करना फिर इन फालतू के चक्करों में। यानी कि जगन्नाथ सुधर तो गया, लेकिन सब कुछ गंवाने के बाद सुधरा वो। और जो महिला थी वह बहुत ज़्यादा परेशान होकर उसने जो ये कदम उठाया ये भी गलत ही था। हाँ, वह घर वालों से कहती, या फिर घर वालों से कहाँ से कहती दोस्तों, लव मैरिज की थी। लव मैरिज में ऐसा ही तो होता है, कोई भी हिमायती नहीं रहता है। जितने भी अपने होते हैं वो सब के सब विरोध में हो जाते हैं, क्योंकि पहले ही उनका भरोसा तोड़ करके लड़की जा चुकी होती है, तो हिमायत उसकी कौन ले। यही तो नुकसान होता है लव मैरिज में। अगर यह मैरिज अरेंज मैरिज होती तो घर वालों से शिकायत करती, इधर से मायके वाले आते, इधर से ससुराल वाले आते, तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन यहाँ पर निकल जाता। इसीलिए मैं कहता हूँ ज़्यादा चस्के में ना पड़ें, लव मैरिज वगैरह से इनसे दूर रहें, हवस से और वासना से दूर रहें। और ये हवस और वासना ही थी जगन्नाथ की, जो एक लड़की को शादी कर ली और फिर अब दूसरी के चक्कर में लगा हुआ था। उसको शर्म आनी चाहिए थी कि जो मेरा परिवार बसा है उसको पहले अच्छी तरह से पालू पोसूँ, लेकिन दोस्तों ऐसा ही होता है, उसके अंदर हवस और वासना थी और उसका यहाँ पर इस तरह से कहानी का अंजाम होता है। आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लूँगा जो भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं मोहम्मद मुजाहिद, कमेंट करते हैं नमस्ते सर, और अमरनाथ जी ने तो ये खेती है ये, तो उसके बाद भाई थोड़ा सा साफ लिखा करें जो समझ में आ जाए, मेरी समझ में नहीं आ रहा है मोहम्मद मुजाहिद जी। उसके बाद राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं, राधेश्याम शर्मा से जयपुर राजस्थान से हैं। छगन दास कमेंट करते हैं संसार में एक दिन जाना ही है, छगन दास खारडाबांध से हैं राजस्थान से। सुभाष कमेंट करते हैं। उसके बाद शांतु कुमार कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ घनश्याम साहू कमेंट करते हैं। साहब सिंह विर्क कमेंट करते हैं जिला बिजनौर से। साहब सिंह सरदार, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का। सुरेंद्र कुमार कमेंट करते हैं। मोहम्मद
कलमुद्दीन कमेंट करते हैं, मोहम्मद कलाम नमस्ते सर जी, आपका वीडियो बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद जी। उज्ज्वल कमेंट करते हैं, उसके बाद दिलीप राजपूत कमेंट करते हैं, जिला खंडवा गोकुल गांव से हैं भाई साहब, राम राम जी। सटोरी भाई विक्रम हमारे भाई जो कि बहुत ही अच्छी कहानियाँ लेकर आते हैं और इनके चैनल पर आप जाएंगे तो देखेंगे बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ होती हैं क्राइम की, और इनके चैनल पर आप जा सकते हैं। खेमराज भाटी गुज्जर चिट्ठी जीबी नगर यूपी 16 से हैं। रफ़ीक खान कमेंट करते हैं, उसके बाद कृष्ण कुमार कमेंट करते हैं, राजकिशोर चौरसिया कमेंट करते हैं महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। दीपक परमार कमेंट करते हैं और उसके बाद एक आईडी है जिसमें नाम नहीं बताया है, मोहन सिंह कमेंट करते हैं और उसके बाद रफ़ी परियाल कमेंट करते हैं और वैष्णवी जी कमेंट करती हैं, और उसके बाद हमारे साथ कुछ भाई और हैं जो हमारे वीडियोस पर कमेंट करते हैं, उनके भी नाम यहाँ पर ले लेता हूँ। हमारे साथ हैं जय यादव अहिरन कमेंट करते हैं, आपका बताने का तरीका बहुत ही अच्छा है, वेरी गुड सर, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जय यादव जी, आप सपोर्ट करते रहें, अपना आशीर्वाद बनाकर रखें। रजत सैनी कमेंट करते हैं, करण कुमार पी कमेंट करते हैं, नमस्ते सर कैसे हो आप, मैं मुन्ना कुमार बिहार से मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। रतनलाल लड्डा कमेंट करते हैं, सर जी मेरी समझ में इस मामले में सारी गलती दूल्हे प्रकाश की है, प्रकाश ने बचपन से कुसंगति में पढ़कर अपने आप को नामर्द बना लिया था। ऐसा सुनने में आता है कि साधारणतः बचपन में हस्त महसूस से आदमी नामर्द हो जाता है, इस बात को घर वालों से भी नहीं कहा जा सकता। प्रकाश को शादी से पहले इसका उपचार करवाना चाहिए था, अब क्या है चिड़िया चुग गई खेत फिर पछताए होत क्या। बिल्कुल जी, नीलम जान से गई और प्रकाश जेल जाएगा, और किशोर अवस्था व युवावस्था वाले बच्चों को इस कहानी से सबक लेकर कुसंगति से बचना चाहिए। धन्यवाद आपका जी। बिल्कुल एक उस कहानी के ऊपर बात कर रहे हैं जहाँ पर पति नामर्द होता है, पत्नी की हत्या कर देता है। धीरज बंडवाल कमेंट करते हैं, डॉक्टर को दिखाना लेना चाहिए था, शक्ति वाली दवाई नहीं लेनी चाहिए थी। बिल्कुल जी। रिंकू यादव कमेंट करते हैं, उसके बाद हमारे साथ रीता भामरा कमेंट करती हैं, इट इज़ नॉट शादी इट इज़ शादी जी। बिल्कुल, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी कई बार मुझसे गलती हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ हरियाणा में लैंग्वेज कुछ ऐसी होती है तो उसमें शादी को शादी बोल देते हैं कई बार हम। उसके बाद सचिन कुमार कमेंट करते हैं, मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं, मेरा भी नाम ले लीजिए सर, बिहार का हूँ जी। बिल्कुल आपका नाम लिया है जी। और साजिद आलम कमेंट करते हैं, मुनमुन श्रीवास्तव जी हैं, जय श्री राम, राधे राधे, गोपालगंज बिहार से हूँ, डॉक्टर को दिखाना तो डॉक्टर को बताते थे क्या बात है जी। बिल्कुल। और रामपाल कमेंट करते हैं, श्याम गौड कमेंट करते हैं, पंकज कुमार भाई कमेंट करते हैं, स्टोरी वेरी गुड, ओकेश परियार हैं, रतन लाल शर्मा कमेंट करते हैं, और विंध्याचल राजभार कमेंट करते हैं, सूरज डी अमर भाई फिजी से हैं, सूरज कुमार गुरुजी राधे राधे जी, और सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, राधे राधे जी। उसके बाद हमारे साथ ओकेश परियार दोबारा से हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं, आसमद रहा, बहुत दिनों में आए भाई आसमद रहा, आप लगातार आया करें। जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा, अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।